जय हिंद। मैं चंद्रपुरा का लोको पायलट सरोज कुमार और आपका दोस्त। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल यानी रेल सेवा आचरण नियम 1966 के रूल नंबर 12 जो चंदा से संबंधित था, और रूल नंबर 13 जो किसी भी कर्मचारी ग्रुप बी से ग्रुप ए तक के किसी भी कर्मचारी के लिए गिफ्ट कितना लेना है और उनके नौकर को गिफ्ट कितना लेना है या ले सकते हैं, उससे संबंधित था, वो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग रूल नंबर 14 और रूल नंबर 15 को जानने का प्रयास करते हैं। रूल नंबर 14 की ओर चलते हैं कि वो क्या करता है। रूल नंबर 14 का पहला पॉइंट है कि समान विदाई अवसर पर कोई प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। जैसे आप रिटायर नहीं हो रहे हैं या रिटायर हो रहे हैं या आपका बीच में ही ट्रांसफ़र हो गया है, तो कोई दूसरी संस्था वाले, रेल वाले नहीं, कोई दूसरी संस्था वाले अगर आपको कोई प्रमाण पत्र देना चाहें तो आपको सरकार की अनुमति से लेना है। सरकार बनने का मतलब आप अपने अधिकारी को सूचित करेंगे कि ये संस्था वाले हैं, मेरे ट्रांसफ़र पर ये प्रमाण पत्र देना चाहते हैं। अगर वो अनुमति देंगे तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। अगला है सम्मान विदाई समारोह पर चंदा देने के लिए दबाव नहीं देगा। कि कोई कर्मचारी है, उनका विदाई हो रहा है, ट्रांसफ़र में या सेवा मुक्ति में विदाई हो रहा है, छोटे स्तर पर विदाई हो रहा है तो किया जा सकता है, लेकिन बड़े कार्यक्रम के लिए आपको अनुमति लेना पड़ेगा और वो आपको निजी स्तर से करना पड़ेगा। चंदा देने के लिए कि आप किसी भी कर्मचारी पर दबाव नहीं डाल सकते कि मेरा विदाई है, चलो चंदा दो, 1000 रुपया देना है और हमको विदाई करना है। इस तरह से आप दबाव नहीं डाल सकते हैं। वो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 का उल्लंघन माना जाएगा और प्रमाणित होने पर विदाई हो रहे हैं, उससे क्या होगा, आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा है ग्रुप ए ग्रुप बी वाले ग्रुप सी ग्रुप डी कर्मचारियों पर अपनी विदाई समारोह के लिए या किसी के लिए भी चंदा का दबाव वर्जित है। जनरली होता है कि कोई क्लास 1 अधिकारी आते हैं या जो ब्रांच ऑफिसर होते हैं वो आते हैं, 3 साल 4 साल में उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो जो उनके जो जूनियर्स रहते हैं वो जनरली कहते हैं कि साहब जा रहे हैं, गुड टर्म में रहे हैं, तो उनका विदाई समारोह आयोजित करते हैं। अगर वो आयोजित करते हैं तो जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, आप उन पर दबाव दे करके चंदा नहीं मांग सकते हैं कि साहब का विदाई है और आप लोग चंदा दीजिए। और इसका भी अगर प्रमाण मिलता है तो जो वसूलने वाले हैं मोटा मोटी उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई होगी। अधिकारी तो बोलेंगे मुझे जानकारी नहीं है, तो जो उनके जूनियर्स होंगे जो वसूलने का काम करेंगे या जो उकसाने का काम करेंगे कि तुम चंदा दो, साहब का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वैसी स्थिति में जो वसूलेंगे वो कम से कम तो नफी जाएंगे। प्रमाणित हुआ तो परेशानी उनकी बढ़ेगी। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 15 के बारे में। रूल नंबर 15 जनरली हम लोग क्या होता है कि मान लीजिए पिताजी दुकान खुले हुए हैं और आप कर्मचारी हैं, तो आप ऑन ड्यूटी करके आते हैं, फिर अपना ड्यूटी किए, फिर ऑफ ड्यूटी किए और थोड़ा बहुत समय मिलता है तो हम लोग पिताजी के जगह पर चले जाते हैं और कुछ दुकान वगैरह संभाल देते हैं। तो आपको ऐसा एज ए रेल कर्मचारी नहीं कर सकते हैं आप। तो हम लोग देखते हैं रूल नंबर 15 को कि वो क्या करता है। रूल नंबर 15 में का पहला पॉइंट है स्वयं कोई कारोबार नहीं करेगा। यानी कोई भी रेल कर्मचारी ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी, कारोबार करने का मतलब होता है जिससे उसका इनकम आने का संभावना है। इनकम उस दिन हो या ना हो, लेकिन इनकम आने की संभावना है तो वो कारोबार में आएगा। और रेल कर्मचारी को ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी यानी घर जाने के बाद भी आप कारोबार नहीं कर सकते। दूसरा बिंदु है पत्नी के कारोबार की पता सहित सूचना सरकार को देगा। स्वयं तो कारोबार आप कर नहीं सकते हैं ड्यूटी ऑफ ड्यूटी। यदि आपकी पत्नी अपनी जिम्मेवारी पर कारोबार करना चाहती है तो आप एज ए रेल कर्मचारी आप अपने जो ब्रांच अधिकारी होंगे या जो सीनियर डीपीओ साहब होते हैं, कार्मिक अधिकारी होते हैं, उनको ये आपको सूचना देना पड़ेगा कि मेरी पत्नी आम का बिजनेस करती है या कोई भी कॉस्मेटिक सामान का बिजनेस करती है या दुकान चलाती है, और उसमें एक एफिडेविट के साथ वो आपको देना पड़ेगा, उसका एड्रेस भी कि यहाँ पर उसका दुकान है और आपका उससे व्यवसाय के संबंध में कोई मतलब नहीं रहता है, वो उनका स्वतंत्र काम है और आपका उसके दुकान से कोई मतलब नहीं है, ना उनके इनकम से आपको कोई मतलब है। तीसरा पॉइंट है पत्नी के कारोबार का प्रचार नहीं करेगा। यानी कोई भी रेल कर्मचारी है, जनरली क्या होता है कि किसी की पत्नी LIC एजेंट बन जाती है, कर्मचारी के भरोसे नहीं बनते हैं, तो कर्मचारी तो पत्नी LIC एजेंट है तो आप LIC का प्रचार नहीं सकते हैं। यानी पत्नी कुछ भी कर रही है, उसका कोई भी बिजनेस है, तो एज ए सरकारी कर्मचारी आप उसका प्रचार नहीं कर सकते हैं। अगर उनके कामकाज का प्रचार करता हुआ माना जाएगा या पाया गया तो ये मान लिया जाएगा कि आप उसमें इन्वॉल्व हैं। और रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल नंबर 15 के तहत
अधिकारी आपको टेकअप कर लेंगे और वो मौका देख लेंगे। अनबन की स्थिति में आपको इसी रूल पर पनिशमेंट दे देंगे। अगला है बिंदु, धार्मिक कार्य करेगा बशर्ते उस पर रेल द्वारा आपत्ति न किया गया। आप ऑन ड्यूटी में तो कर ही नहीं सकते हैं, ऑफ ड्यूटी में अगर आप हैं तो धार्मिक कार्यों में आप भाग ले सकते हैं, लेकिन रेल के अधिकारी जो हैं यानी जो आपके ब्रांच अधिकारी हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार का आपत्ति न किया हो गया। यानी अगर वो रिटर्न दे देते हैं कि आपको भाग नहीं लेना है तो नहीं लेना पड़ेगा। अगर कोई आपत्ति नहीं है और आप उसके बदला जो काम करते हैं यानी जो आप सेवा करते हैं आप उसके बदला कुछ प्राप्त नहीं करते हैं, माने एवजी नहीं लेते हैं, तो आप धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। लोक संस्था या हेल्प के लिए किए गए काम की फीस नहीं लेगा। जनरली रेल कर्मचारी स्टेशन पर रहते हैं, कोई यात्री है उसको हम लोग सामान वगैरह रहता है तो कभी कभी हम लोग धरा देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल ये आपको ध्यान रखना है कि जो आप उनकी मदद करते हैं एज ए रेल कर्मचारी आपको मदद करना है, न कि उनको मदद करके 200 रुपया या 100 रुपया ले लेना है। पैसा आप उनसे नहीं दे सकते हैं और हेल्प करने की प्रवृत्ति है तो आप हेल्प कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। बिना अनुमति चुनाव का पद ग्रहण नहीं करेगा। तो बिना अनुमति रेलवे में कोऑपरेटिव का चुनाव होता है या यूनियन का चुनाव होता है तो इस समय आप भाग ले सकते हैं, लेकिन जो रेल से बाहर के चुनाव हैं जैसे गांव वगैरह में मुखिया के चुनाव है, आप बिना सूचित किए हुए मुखिया के चुनाव में खड़ा हो गए, जीत भी गए, तो जीत जाने के बाद आपको यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि आप पहले तो एनओसी आपको शुरू में ही लेना है, लेकिन अगर नहीं ले पाते हैं तो आपको उस पद को धारण करने पर, जो चुनाव का पद है वो पद आप जीत चुके हैं तो उस पद को अगर आपको धारण करना है तो आपको अनुमति निश्चित रूप से लेनी पड़ेगी। आप नहीं लेते हैं तो आपको जनरली यहाँ से आपको चार्जशीट दिया जाएगा और आपको डिसमिसल या रिमूवल की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। और अगला है रूल नंबर 15 के जो पॉइंट है उसी रूल नंबर 15 का जो अगला पॉइंट है उसको हम लोग 15 क कहेंगे। तो 15 क है, रेल आवास का यूज बिजनेस के लिए नहीं करेगा और न ही उसे भाड़ा पर देगा। साथ ही आवंटन रद्द होने पर निश्चित समय के अंदर उसको खाली करना है या पुनर्आवंटित करा लेना है। जनरली क्या होता है कि हम लोग रेलवे आवास में रहते हैं और कोई साथी है वो भी रेल कर्मचारी है तो वो भी उसमें रहने लगता है, तो हम लोग नियमतः ऐसा हम लोग को नहीं करना है। जो रेल कर्मचारी हैं उनके नाम से आवास है तो वो उस पर बिजनेस नहीं कर सकते हैं और उसको दर किराया पर नहीं लगा सकते हैं। दर किराया कहने का मतलब आप तो खुद किराया पर रेल से लिए हुए हैं और किसी दूसरे आदमी को इधर 3000 में लिए हैं उधर 4000 में आपने लगा दिया या 2000 में लगा दिया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। रेल किराया को, रेल जो आवास है उसको अपना किराया पर लगा सकते हैं और न उसमें कोई व्यवसाय कर सकते हैं। और रूल नंबर 15 क में ही यह कहा गया है कि अगर जो आवंटन करने वाले अधिकारी हैं यानी जनरली सुपरवाइजर होते हैं वो, तो अगर आपका आवंटन रद्द कर देते हैं और समय दे देते हैं कि 10 दिन के अंदर खाली करना है तो आपको खाली करना पड़ेगा। आप खाली नहीं करते हैं तो फिर वही रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 का उल्लंघन माना जाएगा और किसी न किसी प्रकार से आप पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा सकती है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने मुख्यतः 2 रूल को देख लिया। रूल नंबर 14 जो आपका ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी व्यवसाय नहीं करना है या किसी भी व्यवसाय का प्रचार नहीं करना है, और जो रूल नंबर जो हम लोग का जो 15 हुआ जिसे हम लोगों ने देख लिया है कि आपको कारोबार नहीं करना है, ये चंदा से संबंधित था रूल नंबर 14 और रूल नंबर 15 कारोबार से संबंधित है। रूल नंबर 16 का शेयर मार्केट और ब्याज पर पैसा नहीं लगाना है, ये काफ़ी बड़ा है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।